नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट होने की खबर सामने आ रही है। ये ब्लास्ट दूतावास के ठीक पीछे खाली पड़े प्लॉट में हुआ है। ताहम इस ब्लास्ट में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पुलिस को धमाके वाली जगह के आसपास एक खत मिला है। इसके साथ एक झंडा भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस हादसे को गंभीरता से लिया है। आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की तहकीकात में 2 मुश्तबा अफराद नजर आए हैं। इनकी गतिविधियां मशकूका हैं, इसलिए इनको ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की तहकीकात कर रही है ताकि दोनों मुश्तबा अफराद किस तरह और किस रूट से वहां तक आए ये पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि एक धमकी भरा खत भी मिला है। ये खत इजराइल एम्बेसी को लिखा गया है। इसमें धमकी भरे अल्फाजों का इस्तेमाल है। खत को अंग्रेजी में लिखा गया है। खत पर सर अल्लाह रेसिस्टेंस लिखा है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 2021 में भी सड़क के किनारे पटरी पर एक लो इंटेंसिटी का धमाका हुआ था। इसमें कई कारों को नुकसान पहुंचा था, जिसकी तहकीकात सेंट्रल एजेंसी NIA कर रही है। इससे पहले फरवरी 2012 में इजरायली एम्बेसी की कार के नीचे एक बम लगाया गया था। फिलहाल मंगलवार की घटना के बाद भारत में एम्बेसी और दूसरे इजरायली इदारों के आसपास हिफाजत बढ़ा दी गई है। बीती शाम करीब 5 बजे पुलिस को चाणक्यपुरी में वाक़ इजरायल एम्बेसी के पास धमाका होने की इत्तला मिली थी। जरायों का कहना है कि मौका वारदात के पास मिले खत में गजा में इजरायल की कार्रवाई के बारे में बात की गई है और बदला लेने का जिक्र किया गया है। बताते चले कि 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ग्रुप हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर अचानक हमला कर दिया था। उसके बाद इजरायल ने गजा में जवाबी कार्रवाई की। इजरायली सेना को लेकर आए दिन खबरें मौसूल होती हैं कि इजरायली फौज आम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बना रही है। वहीं अब एक मामला सामने आया है। गजा के एक स्कूल की क्लासरूम में कई लोगों की लाशें मिली हैं और दीवारों पर गोलियों के निशान मिले हैं। इससे साफ होता है कि यहाँ फायरिंग की गई थी और इन लोगों को मारा गया था। बेघर परिवार उतरी गजा में जबालिया शेल्टर कैंप के मगरिब में UN के जरिए चलाए जा रहे शादिया अबू गजाला स्कूल में पनाह ले रहे थे। तभी इजरायली फौजी इमारत में घुस गए और निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई। चश्मदीदों ने कहा कि खवातीन, बच्चों और नवजातों समेत कई लोगों को स्कूल में पनाह लेने के दौरान इजरायली फौजियों ने गोलियों से भून दिया। मुतासरीन में से एक के वालिद ने कहा कि वो अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ सो रहे थे जब इजरायली फौजियों ने स्कूल पर अचानक हमला कर दिया। वो लोग उस क्लासरूम में घुस गए जिसमें हम थे और बिना एक भी लफ्ज बोले वहां मौजूद लोगों पर सीधे गोलियां चला दी। इजरायली सैनिकों ने 20 लोगों को बरहना किया और उनसे पूछताछ की। बता दें कि इजरायली फौज पर लगातार इल्जाम लगते आए हैं कि वो आम शहरियों को अपनी गोलियों का निशाना बना रही हैं। इजरायली फौज के इस कदम से साफ होता है कि वो सामने आने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतार रही है, फिर वो चाहे औरतें, बच्चे या फिर बुजुर्ग ही क्यों ना हो। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद एक बार फिर मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग पर बैन लगा दिया है और ये ऐलान खुद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया है। बता दें कि अगले साल यानी 2024 में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने हैं। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जल्द ही इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर से मुस्लिम लीग को बैन किए जाने की बड़ी खबर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बता दें, मुस्लिम लीग को बैन किए जाने के पीछे भी अहम वजह बताई गई है। दरअसल मुस्लिम लीग पर रोक लगाने की वजह मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। बता दें कि ये कार्रवाई वजारत दाखिला ने UAPA एक्ट के तहत की है। इस लीग पर इल्जाम है कि इस दल के मेंबर जम्मू कश्मीर में आतंकी सरगर्मियों में शामिल होने के साथ साथ आतंकी ग्रुप्स का समर्थन कर रहे हैं। लिहाजा इस दल पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह बड़ी इत्तला साझा की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ये संगठन और इसके सदस्य घाटी में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन भी करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते भी हैं। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार की साफ तौर पर निर्देश और संदेश है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई भी होगी। 2024 के इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब दूसरी यात्रा निकालने का ऐलान किया है।
कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा है, जो 14 जनवरी से शुरू होगी। मणिपुर से मुंबई तक होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से होगी, जो कि 20 मार्च तक चलेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस की यात्रा पहले की तरह पूरी पैदल नहीं होगी। इस यात्रा में बस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके जरिए 14 रियासतों के 85 जिलों को कवर किया जाएगा। 6200 किलोमीटर की इस यात्रा में कांग्रेस जिन रियासतों को कवर करेगी, उनमें मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस यात्रा में ज्यादातर लोगों तक पहुंचने वाली बस होगी। इसके अलावा यात्रा में शामिल नेता समय समय पर कुछ देर तक पैदल भी चलेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब राहुल गांधी पहली भारत जोड़ो यात्रा के शानदार तजुर्बे के साथ यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा नौजवानों, खवातीन और हाशिए पर मौजूद लोगों से संवाद करने वाली है। Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. वहीं जब कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश से पूछा गया कि इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा क्यों रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि हम आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उन्हें माशी, समाजी और रणनीतिक इंसाफ फराहम कराएंगे। कांग्रेस का हदफ इस यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसलिए पार्टी ने इतनी लंबी यात्रा का रूट चुना है। पार्टी ने इसकी शुरुआत मणिपुर से की है, क्योंकि वहां बीते साल मई महीने से हिंसा का दौर जारी है। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मणिपुर को बुनियाद बनाकर मुल्क में हुकूमत के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई ये यात्रा करीब 5 महीने चली। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले थे। हरियाणा के पहलवानों और इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के साबिक चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर मचे तनाजे पर जमकर सियासत हो रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह अचानक हरियाणा के झज्जर जिले के गांव छारा पहुंचे, जहां उन्होंने वीरेंद्र आर्य अखाड़ा में पहलवानों से मुलाकात की। आपको बता दें कि छारा गांव पहलवान दीपक पुनिया का गांव है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ बजरंग पुनिया और बेरी के एमएलए रघुबीर कादियान भी मौजूद रहे। अखाड़ा पहुंचे राहुल का पहलवानों ने जोरदार इस्तकबाल किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ बातचीत कर उनके खेल के बारे में मालूमात हासिल की। साथ ही कांग्रेस नेता ने पहलवानों के साथ सर्दी के मौसम में बाजरे की रोटी का लुत्फ भी उठाया। उनके साथ वर्जिश की और कुश्ती के मैदान में भी हाथ आजमाया। राहुल गांधी के आने पर मेडल विनर बजरंग पुनिया ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने कुश्ती के दांव पेच सीखे और अखाड़े में कुश्ती की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। वहीं कुश्ती कोच वीरेंद्र आर्य ने कहा कि अखाड़े में सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी अचानक से सुबह सुबह राहुल गांधी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि राहुल ने भी वर्जिश की और खेल के बारे में बातचीत की। यहाँ एक्सरसाइज कैसी होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की, एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को, और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियां हैं, बहुत खेल के बारे में, जैसे जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं, उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड करके दिखाया, बड़ा बढ़िया लगा। वाज़ेह हो कि इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी पहलवान साक्षी मलिक के घर पर पहुंची थी और उनसे बातचीत की थी। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि वो एक खातून होने के नाते यहां आई हैं। नायब सदर की मिमिक्री से वजीर आजम दुखी हो गए हैं, लेकिन मुल्क का मान बढ़ाने वाली बेटी के जिनसी इस्तेहसाल से दुखी नहीं हुए। आपको बताते चले, महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट लगातार इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के साबिक चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रही हैं। पहलवानों का कहना है कि जिनसे इस्तेहसाल के मुल्जिम ब्रजभूषण पर हुकूमत सख्त कार्रवाई करे। वहीं ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का चीफ चुने जाने से नाराज साक्षी ने कुश्ती छोड़ने का फैसला किया। इसके साथ ही पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपना मेडल लौटा दिया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तहकीन से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और मुल्क वासियों को जोड़ने की ये मुहिम लगातार फैल रही है, दूर दूर गांव तक पहुंच रही है और गरीब से गरीब को जोड़ रही है। संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के साबिक चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज लगातार तेज हो रहा है। इस बीच खातून रेसलर विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा कि मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूं। इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने खत को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। विनेश फोगाट के फैसले पर साथी पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, मैं निशब्द हूं, ये दिन किसी खिलाड़ी को ना देखना पड़े। वाज़ेह हो कि पुनिया ने भी कुछ दिन पहले अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा चुके हैं। इससे कबल खातून रेसलर साक्षी मलिक ने कुश्ती से रिटायरमेंट ले लिया था। विनेश फोगाट ने खत में लिखा कि माननीय वजीर आजम, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है और बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है। आप तो मुल्क के सरबराह हैं, तो आप तक भी ये मामला पहुंचा ही होगा। मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूं और पिछले 1 साल से जिस हाल में हूं, ये बताने के लिए आपको ये खत लिख रही हूं। आप अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट निकालकर उस आदमी के मीडिया में दिए गए बयानों को सुन लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि उसने क्या क्या किया है। उसने खवातीन पहलवानों को मंत्रा बताया है, खवातीन पहलवानों को बेचैन कर देने के बाद सरेआम टीवी पर कबूली और हम खवातीन खिलाड़ियों को जलील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा है।